नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी द्वारा रचित कहानी एक सवाल। खां साहब से पंडित जी की जान पहचान बड़ी अजीब तरीके से हुई थी। चलती ट्रेन में एक शेर बोलने लगे तो पीछे से इन्होंने भी एक चुप्पी सी सुना दी। खां साहब भौचक रह गए। इरशाद कहा और पंडित जी ने अपना शेर फिर से सुनाया। नातवा हूँ, निहाल हो गए। दौलत खाना पूछा, पान खिलाए, फिर रास्ते पर बातें होती आई और वो भी बड़ी बड़ी दिलचस्प। अलग होने लगे तो बड़ा दुख सा लगा। पता लिख दिया और कहा कभी मेरे शहर आना, कोई खिदमत हो तो लिख भेजना। आज से तुम मेरे दोस्त हो, भूलना नहीं। पंडित जी ने कहा आपको वही भूल जाएगा जो पत्थर का दिल रखता हो। ट्रेन चली तो ये प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे और वे खिड़की पर आंखें भर आई दूर तक देखते गए जब तक दिखा। चिट्ठी भेजने की कभी नौबत ना आई और ना कभी उस शहर को जाने का मौका पड़ा, पर भूले सचमुच नहीं। जब जब वह शेर याद आता तो खां साहब की बात याद आ जाती। बड़े लड़के मोहनलाल ने इंटर पास कर लिया तो अब बीए करने जा रहा है, परंतु घर की हालत ऐसी ना थी कि क्या कहे। एक लड़का लड़की और थे और इन 5 प्राणियों के भरण पोषण के लिए कुल 50 रुपए महीने की मंजूरी हुई थी ईश्वर के दरबार से। सो उसी से गुजर बसर होती और उसी में सब सुख संतोष ढूंढ लेते। मोहनलाल बेचारा घर की ऐसी हालत को देखकर कुड़ता था। कुड़कर मन ही मन वह न जाने कितनी प्रतिज्ञाएं करता, परंतु वे प्रण पूरे होने के दिन कभी ना आते। जो कहीं पढ़ लिख कर वह कोई अच्छा पद पा सका तो सबके दुख दूर हो जाएंगे। दिन रात गृहस्थी का काम करते करते माँ के शरीर की ठठरी निकल आई थी। बाप अपना फटा हुआ कोट पहने गड्ढों में आंखें धसाए सड़कों पर मारे मारे फिरते थे। माँ मुंह से ये सब कष्ट झेलती, बाप सिर डाले सब व्यथा सहते। छोटे भाई बहनों को कभी अच्छा खाने पहनने को नहीं मिलता। मेला तमाशा होता तो घर में छिपे रहते, नंगे उधारे कहाँ जाए। बहन को जाने कैसे करके माँ ने एक जोड़ी झांझरें बनवा दी थी चांदी की। सो एक दिन ऐसा आया कि वे झांझरें भी मोहनलाल की परीक्षा फीस में बिक गई। मोहनलाल लज्जा और ग्लानि में डूबकर सोचता पढ़ना छोड़ दूं, फिर सोचता जो कहीं पढ़ लिख कर कोई अच्छा पद पा सका तो सब दुख दूर होंगे। और तब मोहनलाल सब ओर से अपना मन एकाग्र करके रात रात भर पढ़ता रहता। बिस्तर के दूसरे किनारे पर दोनों छोटे भाई बहन सोते रहते। पुराना लिहाफ ओढ़े कोने में कड़वे तेल का दिया जलता और आसमान से अंधेरा गिरता रहता चारों ओर। बाप ने उसके लिए नया लिहाफ बनवा दिया था। जाने कितनी चाह से घी मोल लाते और मोहनलाल की माँ को समझाते उसे बहुत सा घी खिलाओ, इतनी मेहनत करता है दिमाग थक जाता होगा। और माँ उसके लिए मगन या हलवा बनाती, थोड़ा थोड़ा छोटे भाई बहनों को भी मिलता। उसकी दाल में गरम करके घी डालती, रोटियां चुपड़ चुपड़ कर खिलाती। मोहनलाल मना करता तो कहती और सब पढ़ने वाले लड़के जाने कितना फल मेवा खाते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तेरे मुंह की हड्डियां निकल आई हैं, घी भी ना खाएगा तो कैसे चलेगा। और तब रोटी पर थोड़ा सा और घी चिपड़ देती। छोटे भाई बहन कभी घी ना मांगते, देने लगो तो कहते भैया के लिए हम घी ना खाएंगे। मोहनलाल क्या करे, उपाय ना पाकर और जी तोड़ कर परिश्रम करता। उस कठोर परिश्रम के बीच सूरज के साथ दिन डूबते गए और अंधेरे के साथ रातें, और अंत में वह इंटर पास हो गया। प्रथम श्रेणी पाई तो इससे आगे का साहस भी हुआ। अब फीस माफ हो जाएगी, बाकी के खर्चे की बात है। सो मोहनलाल को विश्वास है वह कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। बाप ने कहा है 15-20 रुपए महीने देता रहूंगा। एक ट्यूशन अगर किसी तरह मिल गई तो समझो झंझट कटा। बाप ने जाने किस किस के मुंह डाला, जाने कहाँ कहाँ हाथ पसारा, तो सब मिलकर 80 रुपए हो गए। धीरे धीरे करके यह कर्जा भर देंगे। अभी तो मोहनलाल का दाखिला हो जाए बीए में बस। और क्या प्रबंध करे, प्रदेश में पहली बार जाकर रहेगा, वहां अपना कौन बैठा है। रात को पड़े पड़े सोचने लगे तो अचानक अपने उन खां साहब की याद आई। अरे वे तो उसी शहर में रहते हैं। और भोर होते ही चिट्ठी तैयार की, उस घटना की याद दिलाई और लिखा आपका बेटा है यहाँ, उसका बाप मेहता, वहां आप है। यह चिट्ठी और वे 80 रुपए मोहनलाल के हवाले किए। घर में और क्या था, एक एक पैसा करके माँ ने 5 रुपए जोड़ लिए थे। चलती वेला वे ही 5 रुपए दे दिए बेटे को और हाथ की मिट्टी ले ली और मैली धोती में दुख के आंसू पोंछ लिए। छोटे भाई ने पैर छुए, बहन ने राम राम की। मोहनलाल ने माँ के चरणों की रज माथे में ली और इक्के में जा बैठा, भरा दिल और भरी आंखें लिए। बाप स्टेशन तक साथ गए। दोनों भाई बहन दरवाजे के नीचे खड़े रोते रहे सिसक सिसक कर, और माँ किवाड़ों की ओट में आंसू बहाती रही बेसुध सी। वह खां साहब की जिंदा दिली और साहित्य प्रियता का नमूना था। पंडित जी को यह गुमान भी ना था कि यह आदमी इतना नेक है
अब जाना तो यह हालत हुई कि कभी आनंदित होते या कभी संकुचित। मोहनलाल ने लिख कर भेजा था कि उन्होंने सब प्रबंध कर दिया, 9 रुपये और लगे सो भी अपने पास से दे दिए और कमेटी से सिफारिश करके मुझे एक वजीफा भी दिला दिया और फीस भी माफ़ हो गई है। दरवाजे के पास एक कोठरी है, पहले किराए पर थी, उसी में रहने लगा हूँ। आदमी की एक मनोवृत्ति होती है, वह दूसरे की सहायता पाकर अपनी निर्बलता अनुभव करता है। ऐसी सफलता में एक हल्की सी हार छिपी रहती है। पंडित जी हार गए और खां साहब ने उन्हें हरा दिया। इसी से संकुचित होते थे और मन ही मन कहते थे, क्षणिक परिचय के बल पर मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूँ, पर इस ऋण से कभी छुटकारा ना मिलेगा। यह सौदा सस्ता नहीं है। लेकिन खां साहब से अगर कोई मोहनलाल का परिचय पूछता तो यही कहते, भतीजा है मेरा, वे मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। लड़के को सीधा मेरे पास भेज दिया, और ना भेजते तो करते भी क्या, मेरा गुस्सा नहीं जानते क्या, कहकर ताली पीटकर हंसते और फिर धीरे से कहते, लड़का है हीरा मोती। लड़का है हीरा मोती बाहर कहते और घर में कहते शबनम की अम्मी के सामने। यह दूसरा सुनने वाला इस विषय में तटस्थ था, पर अम्मी से नाराज आ गया। बोली, एक दिन बुला लो भीतर जरा, मैं भी तो बात कर लूं, तुमको तो चचा कहता है, पर्दा काहे का। खां साहब ने कहा, अजी एक दिन किया, अभी लो। और वे मोहनलाल को बुला लाए बाहर से। अम्मी छिपी थी आड़ में, पुकारा तो झिझकती हुई बाहर आई। खां साहब ने कहा, भतीजी से यह तुम्हारी अम्मी है। मोहनलाल ने मुंह से कुछ ना कहा, होठों पर तनिक सी मुस्कान आई, नीचे को झुकाकर बस अम्मी के पैर छू लिए। दिल भर आया अम्मी का, सिर पर हाथ धरा और धीरे से बोली, बैठो बेटा। खां साहब बाहर खिसक गए। अम्मी घर की हालत चाल पूछती रही और मोहनलाल सिर डाले डाले उत्तर देता रहा। हवा रुकी थी, आसमान गर्म था। आंगन के एक किनारे पर धूप चिलचिला रही थी। मोहनलाल के मुंह पर पसीने की बूंद छा गई। देखकर अम्मी ने पुकारा, बेटी पंखा तो दे जाओ। और तब एक लड़की शर्माती शर्माती आई और पंखा सामने रखकर ओठ से ओझल हो गई। अम्मी पंखा करती करती बोली, यह शबनम है, तुम्हारी बहन। मोहनलाल ने कहा, अच्छा। अम्मी बोली, पढ़ रही है, स्कूल तो नहीं जाती, घर पर मास्टर पढ़ाते थे, उन्हें अभी कोई नौकरी मिल गई है, अब कोई नया मास्टर ढूंढ रहे हैं। मोहनलाल ने कहा, जी तुम्हारी क्या खातिर करूं बेटा। अरे आप कैसी बातें करती हैं, खातिर तो किसी बाहर के आदमी की होती है मम्मी। अम्मी हंस दी, और वे घर की तरह ही तो रहो, यहाँ पे जीना लगा तो भीतर चले आया करो, कोई तकलीफ हो ना तो मुझसे कहना। मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपने कभी बुलाया ही नहीं, मेरा तो रोज जी करता था। अच्छा अब आ जाना, अम्मी ने तनिक झेपते हुए कहा। 6 तारीख को स्कूल से वेतन लेकर लौटे पंडित जी। कितना भेजूं मोहनलाल को, उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा, 20 तो भेज ही दो। 20 वे अलग किए, 30 बचे, इसी से महीने का खर्च चलाना है, कर्जा देना है, कपड़े बनवाने हैं, कलसा टूट गया है। पर मोहनलाल को 20 तो भेजना ही पड़ा। 20 भी नहीं भेजेंगे तो कैसे चलेगा। दूसरे दिन स्कूल जाने लगे तो कह पुकार कर, मनी ऑर्डर लिख कर रख के जाता हूँ, मुन्ने को डाकखाने भेज देना रुपए देकर। और शाम को स्कूल से आते ही पूछा, भिजवा दिए रुपए ना। क्यों, करने ही जा रही थी। मुन्ना बोल उठा, भैया ने रुपए भेजे हैं और चिट्ठी आई है। चिट्ठी ताक में रखी थी शीशे के पास, सुबह फौरन उठा लिया और पंडित जी पढ़ने लगे। मैं बहुत सुख से हूँ, ये 15 रुपये भेज रहा हूँ, अम्मा को धोती नहीं है, उनकी धोती ले लेना और आप नया जूता, पैरों में कंकड़ी आपको चुभती होगी। मुन्ने और प्रेमा के लिए बने बनाए कपड़े यहाँ से खरीद कर भेज दूंगा। आपके लिए एक कोट का कपड़ा देखा है, बहुत अच्छा है। मुझे एक ट्यूशन और मिल गया है, आशा है अगले महीने और ज़्यादा भेज पाऊंगा। पंडित जी ने चिट्ठी कलेजे से लगा ली और लेटे रहे आंखें मूंद कर। प्रेमा भी स्कूल से नहीं आई थी। मुन्ना बाहर चला गया तो पत्नी ने पास आकर कहा, लो। पंडित जी उठ बैठे, आंखें सजल थी। पत्नी ने 15 रुपये हाथ पर धर दिए, फिर गदगद होकर कहा, माथे से लगा लो। पंडित जी ने रुपये माथे से लगा लिए। धोती के छोर से आंखें पहुंची, फिर रूंधे गले से कहा, मैं उसका पिता होने योग्य ना था और स्वर्ण ना हुआ। छर-छर करके आंसू गिरने लगे मोहनलाल की माँ के भी। वह कहना चाहती थी, मैं माँ होने के योग्य ना थी, पर कांपते शब्दों से, होठों से कोई शब्द ना निकले। खां साहब को कविता का बड़ा भारी शौक था। सभी प्रसिद्ध कवियों के दीवान अलमारी में चुने रखे थे। खुद भी कविता करते थे, पर मुशायरे में से उन्हें चिढ़ती। कविता को स्वांतः सुखायक मानते थे और बहुत अंशों में उससे सुख उठाते भी थे। पर शबनम को तो इन कवियों ने जैसे पागल कर दिया था। उसे कोर्स की किताबें ना भाती, दीवान सामने खोल लेती और धीरे धीरे गुनगुनाती रहती। यूं ही रूप बरसता था तिस पर। अब लड़कपन विदा हो मांग रहा था। बचपन में वह बड़ी शोक और चपल थी, सो सब जाने कहाँ विलीन हो गया था और आंखों में शर्म आ बसी थी। और वह जाने क्या क्या सोचती रहती। अजीब अजीब ख्याल बनते। बादलों के साथ उड़ती फिरती, घटाएं उठती, खिड़की में बैठकर टुकुर टुकुर उन्हें निहारती रहती और हवा के साथ उड़ती नन्ही नन्ही बूंदें उसके मुख पर, होठों पर, बालों पर आकर गिरती। उसी कोई चिंता फिक्र ना थी।
तो भी प्रतिदिन पश्चिम में डूबती संध्या की उदासी देखकर वह सिहर उठती। रात को जो कभी आंख खुल जाती, तारों के साथ तैरती फिरती आसमान में। आज मोहनलाल के विषय में सोचती रही। मोहनलाल उसके निकट परदेसी था और वह उसे यही समझती थी और उसी तरह व्यवहार करती। वह कभी मोहनलाल के निकट ना हुई। मोहनलाल घर में आता तो वह सामने से हट जाती, पर मोहनलाल ने उसे विरक्ति नहाती। विरक्ति क्यों होती? पर मोहन उसका है कौन? माता पिता का रिश्ता उसने ना माना। जैसे देखने में पहले तटस्थ थी, उसी तरह देखकर निर्भय भी रही। कहाँ साहब कहीं गए हुए थे, रात पड़ गई तो शबनम एक दीवान लेकर बैठी और पढ़ने लगी। हम लोग आकाश में पास पास रहने वाले दो नक्षत्रों की तरह है, जो सारी रात जगकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, पर कभी भी एक दूसरे को छू नहीं सकते। उनके बीच शून्य रहता है और शताब्दियों पर शताब्दियां बीतती चली जाती हैं। क्या हम लोगों की जिंदगी भी इसी तरह कट जाएगी? पढ़कर वह चौंक उठी और खिड़की पर मुंह रखकर देखने लगी। आंगन में दूधियां चांदनी बिखरी थी और बगीचे के छोटे छोटे पेड़ नींद में सो गए थे। उस किनारे पर कोठरी के भीतर लालटेन जल रही थी। किताब सामने खुली पड़ी थी और मोहनलाल नीचे को सिर किए बैठा था। देखकर जाने कैसे एक अज्ञात दुख से उसका हृदय भर उठा। हम लोग आकाश के दो नक्षत्रों की तरह हैं। दिन, सप्ताह और फिर महीने बीतते चले गए। मोहनलाल ने यहाँ आकर जैसे विश्व देखा, गरीब भी देखे और अमीर भी, अधिव्यवसायी देखे और विलासी भी। जिन चीज़ों को अलभ्य मानता था उनसे घृणा करने लगा। जीवन क्या है थोड़ा थोड़ा समझने को मिला। वह अथक परिश्रम करता, सुबह से शाम तक एक मिनट खाली ना मिलता, पर फिर भी प्रसन्न था। ऐसा लगता था कि असफलता आगे खड़ी है। रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को मोहनलाल कॉलेज के फाटक पर पहुंचा तो लड़कों का बड़ा भारी झुंड खड़ा था। क्या है पता चला, नेहरू जी पकड़ लिए गए, हड़ताल कर दिया और अब जुलूस निकालेंगे। देखते देखते सारी सड़क भर गई। फिर जुलूस चला। बड़ी कक्षाओं के लड़के आगे थे, तिरंगा झंडा साथ चल रहा था और नारे लगाते थे। एक लड़का कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और पीछे से एक गगनभेदी आवाज होती जय। मोहनलाल को तो जैसे होश ना रहा। वह जवाहरलाल नेहरू को देवता मानता था। कोठरी में उनकी तस्वीर टांग रखी थी और चाहे जब उस तस्वीर के आगे सिर झुका लेता। सारे शहर का चक्कर लगाकर कुछ लड़के तितर बितर हो गए। मोहनलाल दिया जले अपने डेरे पर पहुंचा। इस बात का स्वप्न तक ना था कि कल की उस देशभक्ति का क्या प्रतिफल होगा। प्रिंसिपल ने बुलाकर डांटा, तुम्हारा वजीफा बंद कर दिया जाएगा, फ्री शिप काट दी जाएगी। तो मोहनलाल को होश उड़ गए। इस बार किसी तरह माफ़ी मांगी, आगे को अब सावधान रहो। परंतु एक सप्ताह कठिनाई से बीता होगा कि लड़कों ने इस बार निश्चय किया कॉलेज पर तिरंगा झंडा लगाएंगे। अगर प्रिंसिपल ना माने तो हड़ताल कर दी जाए। और प्रार्थना पत्र पर सबके हस्ताक्षर होने लगे। मोहनलाल धर्म संकट में पड़ गया। क्या करे क्या ना करे, रात भर सोचता रहा, कोई उपाय नजर ना आता था। यदि वजीफा और फ्रीशिप कट गई तो फिर क्या करेगा, कहाँ से फीस देगा, कहाँ से खर्च चलाएगा। आज ही छोटी बहन की चिट्ठी मिली थी, भैया मेरे लिए बुंदे और एक जोड़ी चप्पल भेज दो। मुन्ने ने अपनी किताबों का तकाजा किया था कि उसे एटलस चाहिए। जिन माँ बाप ने अपना रक्त सुखाकर उसे इस काबिल किया है, उनकी क्या वह सेवा कर रहा है। 4 टके भेज देता है और वे भी अब बंद समझो। कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। लड़कों ने बहुतेरा कहा। मोहनलाल ने उस झंडे की शर्त पर हस्ताक्षर ना किए। उसकी आत्मा में जाने कितनी निर्बलता आ गई थी। तब एक साहसी लड़के ने वहीं क्लास से चिल्लाकर कहा, ऐसे देशद्रोही भी हमारे कॉलेज में हैं, ऐसे पापी और स्वार्थी। सभी मोहनलाल को बुरा कहने लगे। उस साहसी लड़के के पिता बड़े भारी रईस थे। शहर में उनके 2 सिनेमा हाउस चल रहे थे। फिर जाने किस लड़के ने पीछे से कहा, धिक्कार है। मोहनलाल पत्थर होकर सब सुनता रहा। शाम को कॉलेज से बाहर आया तो सब ओर से उसके ऊपर उंगलियां उठ रही थी। चारों ओर से शर्म शर्म और देशद्रोही की आवाज़ें आ रही थी। वह नीचे को सिर डाले उन सब के बीच चला आया। पर रात को जब अपनी कोठरी में बंद होकर बैठा तो अपनी बेबसी और गरीबी को याद करके रोने लगा। क्या वह सचमुच तिरंगे का अनादर करना चाहता है? उसकी भी हृदय है, उसकी भी आत्मा है, पर उस एक गरीबी है और ऐसी गरीबी को कोई नहीं जानता। उस पर बेबसी है, ऐसी बेबसी कि जिसे वही जानता है। जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर सामने दीवार पर टंगी थी। उनसे रोकर बोला, मैंने पाप किया है, तुम भी क्या मुझे देशद्रोही समझते हो? वह तस्वीर कुछ ना बोली। खां साहब ने एक लड़के से यह समाचार सुने तो दुखी हुए। मोहनलाल से आकर कहा, बेटा तुमने यह ठीक नहीं किया। हम तो खुश होते जब लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम जाता। मोहनलाल लज्जित होकर खड़ा रहा। खां साहब ने कहा, मुल्क की खिदमत भी आदमी के लिए एक बड़ा भारी फर्ज है। हाँ, तकलीफें इस रास्ते में जरूर है, लेकिन जिंदगी उसी की है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे।
मोहनलाल अपराधी की तरह सिर डाले खड़ा रहा। खां साहब की आदत थी, हर बात के आखिर में खैर कहते थे, सो वही खैर कहा और टहलते टहलते आगे बढ़ गए। शाम हो गई। डेयरी वाला अपना भोपू बजाता चला जा रहा था और मंदिर के ऊपर झुके पीपल की कुछ डालियां लाल दिख रही थी। पश्चिम में आसमान सुर्ख होकर काला हो गया कि नौकर आकर बुला गया, अम्मी याद करें। बूढ़े मास्टर जी जो शबनम को पढ़ाने आते थे अचानक बीमार हो गए। ऐसे बीमार हुए कि लंघन पर लंघन करने लगे, पढ़ाई बंद हो गई। अम्मी को उन बूढ़े मास्टर जी पर मानो तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। हंसकर बोली, मैं तो मुँह को पान लगाते लगाते थक गई। यही कहना था कि अगर मोहनलाल को कुछ हर्ज ना हो तो अभी कुछ दिन शबनम को पढ़ा दे। मोहनलाल ने फौरन स्वीकार कर लिया और वह नित्य नियम से शबनम को पढ़ाने लगा। कॉलेज का झगड़ा खत्म होने का कोई आसार दिखाई ना देते थे। लड़कों में बहुत जोश था, सब तरह की हानि सहने को तैयार थे, किसी तरह इस तिरंगे झंडे की शान रहे। प्रिंसिपल बड़े हठी थे, वे भी अपनी जिद पर डटे थे। हालांकि हिंदुस्तानी थे, पर लड़कों में ने एक सभा की, इस अन्याय के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया और नारे लगाए, देशद्रोहियों का नाश हो। तब एक साहसी देशभक्त जाने किधर से कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गया, जल्दी से तिरंगा झंडा लगा दिया, ऊपर चिल्लाकर कहा, झंडा ऊंचा रहे अम्मा। प्रिंसिपल भी आ चुके, पुलिस भी बुला ली। कानून के अनुसार उस देशभक्त लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। पीछे से लड़कों की भीड़ चिल्लाती, शिवशंकर जिंदाबाद, एसएस मिश्रा जिंदाबाद। हार कर अधिकारियों ने कॉलेज बंद कर दिया और यह सब समाचार अखबारों में छप गए। शिवशंकर मिश्र का फोटो निकला। मोहनलाल का कॉलेज जाना नहीं होता था। सुतरा सुबह शाम दोनों बेला वह शबनम को समय देने लगा। वही परदेसी आंखों के आगे बैठा रहता, जाने कितनी मेहनत करके उसे पढ़ाता, कितना दिल लगाकर। इस तरह तो आज तक कभी पढ़ने को मिला ही नहीं। मोहनलाल की विद्या और लगन देखकर वह चकित रह गई। बहुत मीठा बोलता था, बहुत सरल हंसी हंसता। ऐसा कौन निर्दयी होगा जो स्नेह दान की अवहेलना कर दे। हाय, उसने मोहनलाल के बारे में क्या सोच रखा था। और मोहनलाल की को कविता से रुचि है जानकर वह जाने कितनी प्रफुल्लित थी। स्पष्ट करके तो नहीं बोल पाती थी, यूं ही संकेतों से कविता की बात उठाती। तो इसी तरह एक दिन टैगोर की शायरी आपने पढ़ी है, पूछा। तो मोहनलाल ने टैगोर की एक कविता सुनाई जिसका भावार्थ था, यदि तुम्हारी यही इच्छा से अपना नेत्र हटा लूंगा। शबनम को जैसे किसी ने बर्फ में ढकेल दिया, स्तब्ध रह गई। फिर धीरे से कहा, लिख दीजिए ना इसे। पंडित जी ने जब खबरें पड़ी तो विचलित होते, बोले, मोहनलाल ने भाग लिया होगा तो उसका वजीफा बंद हो जाएगा, यहाँ के कॉलेज का सा हाल होगा, यहाँ सब लड़कों के वजीफे कट गए। सुनकर पत्नी बहुत चिंतित हुई। कहा, तुम कल उसे चिट्ठी लिख दो, एक ऐसी जिल्लत में ना फंसे। पंडित जी ने हंसकर कहा, तुम इसे इल्लत कहती हो? देश में त्राही त्राही मची है, जनता पर अत्याचार हो रहा है, नेता जेल में ठूस दिए गए, इसके विरुद्ध सिर उठाना क्या अधर्म है? सरकार अगर अंधी होकर अत्याचार करे तो क्या हम उसका विरोध भी ना करें? पत्नी ने कहा, पर हमारी तो औरों की जैसी हालत नहीं, जो कहीं सचमुच वजीफा कट गया तो। हाँ, सो तो ठीक है, लेकिन तुम ही बताओ, मैं पिता होकर पुत्र को अधर्म का मार्ग सुझाऊं, क्या यह जचता है? सुनकर पत्नी चुप रही। पंडित जी ने सोचकर कहा, वह अपना भला बुरा स्वयं समझता है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। मोहनलाल को और कोई उपाय नहीं था। वह रोज प्रिंसिपल के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता, वे बाहर निकलते तो झुककर प्रणाम करके लौट आता। इस तरह कई दिन किया तो प्रिंसिपल एक दिन पूछ बैठे, कहना चाहते हो कुछ? मोहनलाल ने डरते डरते कहा, साहब मेरा वजीफा। साहब ने हंसकर कहा, मिलेगा साहब, फ्रीशिप वो भी मिलेगी। पर हड़ताल ना खुली। शिवशंकर मिश्र को 1 महीने की सादी जेल हो गई और कॉलेज बंद रहा। कॉलेज में चमगादड़ बोलने लगे। मोहनलाल को और कहीं आना जाना नहीं, मोहल्ले में ट्यूशन कराता और सुबह शाम शबनम को पढ़ा देता, बाकी वह अपना कोर्स तैयार करता रहता। और इस तरह 1 महीना बीत गया। ट्यूशन के रुपए पहली को मिल जाते। उसी दिन मोहनलाल मनी ऑर्डर कर देता। डाकखाने से लौटा तो सीधा भीतर चला जाता। अम्मी ने पुकार कर अपने पास बुला लिया और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर हथेली पर 15 रुपए रख दिए। यह क्या है अम्मी? प्यार से बोली, तुम इनका घी दूध खा लिया करो, शबनम से कोई साथ रोज सिर मारते हो, कुछ खाया भी तो करो। मोहनलाल को जैसे किसी ने आकाश से ढकेल दिया, सुन होकर बैठा रहा। और अम्मी ने धीरे से कहा, रख लो बेटा, जेब में रख लो। मोहनलाल बहुत व्यथा पा रहा था। उसने बड़ी कठिनाई से कहा, यह रुपए मैं न लूंगा। क्यों? मोहनलाल की आंखों में पानी भर आया। मुंह फेर कर बोला, आप अगर कहें तो यहाँ से अपना सामान कहीं और जगह उठा ले जाऊं। अम्मी चुप। मोहनलाल ने उस दिन शबनम को नहीं पढ़ाया। वहां से उठकर अपनी कोठरी में आ गया, काट में सिर देकर पड़ा रहा और फूट फूट कर रोने लगा। हाय, उसे दुनिया इतना पतित समझती है। वह इन रुपयों के लिए शबनम को पढ़ा रहा था। वह खां साहब से की लड़की से रुपए वसूल करेगा, बिना पैसे के वह किसी का काम नहीं करेगा, वह केवल सौदा करता है।
धर्म अधर्म पाप पुण्य वह नहीं जानता। हाय, मैं इतना अधर्मी हूँ, इतना अधम हूँ सबकी आंखों में। मन का दुख और वेदना आंसू बनकर बाहर निकलने लगे। दूसरा दिन परिवर्तन लेकर आया। कॉलेज के अधिकारी झुक गए, झंडा लगाने की शर्त मान ली गई और विद्यार्थियों को सब तरह का आश्वासन दिया गया। आखिर किसी तरह बदनामी तो बंद हो। उस दिन पढ़ाई नहीं के बराबर हुई। कॉमन रूम में सब अध्यापक और विद्यार्थी एकत्र हुए। प्रिंसिपल की इस उदारता के लिए धन्यवाद दिया गया। शिवशंकर मिश्र को जेल से छूटने पर बधाई दी गई। कार्यकर्ताओं को संवाद मिला तो वे विपक्ष में रहे, उन्होंने पीठ दिखाई। ऐसे स्वार्थियों के लिए गालियां दी गई, शेम शेम पुकारा गया। मोहनलाल सबके पीछे कोने में बैठा था। सभा समाप्त हुई तो चुपचाप मुंह छिपाए चला आया। डेरे पर पिता की चिट्ठी पड़ी मिली। लिखा था, तुम्हारी कायरता की बात सुनकर चित्त को अतीव कलेश हुआ। अस्तु, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मोहनलाल ने चिट्ठी उठाकर पटक दी। वह जाने क्या कहने जा रहा था कि जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर नजर जा पड़ी। सिर झुक गया नीचे, अब और वहां बैठा नहीं गया। आत्मा में जाने कितना कोलाहल मचा था। व्याकुल होकर मोहनलाल बाहर आ खड़ा हुआ। सड़क सुनी पड़ी थी, कुछ भी द्रष्टव्य नहीं था। तब वह धीरे धीरे भीतर की ओर चला आया, बरामदा पार किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक एक करके। नौकर ऊपर से उतर रहा था। मोहनलाल को आता देखा तो वहीं सीढ़ी पर एक और खड़ा हो गया। फिर कहा, ऊपर कोई नहीं है, अम्मी इसी गाड़ी से पियर गई हैं, मौत हो गई है। वहाँ कोई तार आया था, शबनम बीबी के साथ गई हैं। तब मोहनलाल धीरे धीरे पैर रखता सीढ़ियां उतरने लगा। पंडित जी को वचन जीवन में नया अनुभव हुआ। मेरठ के एक बहुत बड़े वकील साहब का पत्र आया। दर्शनों की लालसा प्रकट की थी। पंडित जी ने स्वीकृति दी थी। वे एक दिन आ पहुंचे। वे याचक थे और पंडित जी दाता। मोहनलाल को मांगा, कन्या है एक। पंडित जी क्या कहे क्या न कहे, उनके आगे जुबान न खुलती थी। पत्नी झरोके से देख रही थी। मोहल्ले भर से चीजें मांग मांग कर वकील साहब की खातिर के सामान जुटाए थे। जलपान में ही कई रुपए उठ गए थे। अंत में विवाह तय हो गया। केवल एक शर्त यह रही कि मोहनलाल बीए कर ले। वकील साहब ने वह यह भी मंजूर कर लिया। लड़की तब तक इंटर कर लेगी। पीछे रोज बातें होती। मोहन्ना कहता, मैं तो उन्हीं से अंग्रेजी पढ़ लिया करूंगा। प्रेमा कहती, मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, मेरी भाभी है, मैं उन्हीं से पढ़ूंगी और कसीदा सीखूंगी। रात को बस उन्हीं के पास सोया करूंगी। पंडित जी आनंदित होते। पत्नी कहती, मेरा आदर न करेगी तो फिर हंस देती। समय से मोहनलाल को यह खबर मिली तो उसने अपना सिर पीट लिया। यहाँ उसने स्कूल की लड़कियों के रंग ढंग खूब देखे थे। अनेक किस्से और प्रेम कहानियां सुनने को मिली। दिन रात स्कूल और कॉलेज की लड़कियां आंखों के सामने से निकलती रहती, जिनके रूप और फैशन पर मोहनलाल खींच उठता। उन्हीं स्कूल की लड़कियों के बीच एक उसके गले बांधी जाएगी, सोचकर मोहनलाल को असंतोष और चिंता हुई। इस पर वह अमीर है और हमारे घर का क्या हाल है। वह मन ही मन पिता पर बहुत क्रुद्ध होता। कोई उत्तर ना लिखा। अम्मी पियर से लौट ना पाई थी। एक दिन अनजाने ही खां साहब की बदली हो गई बरेली। यहाँ जनरल पोस्ट ऑफिस में थे। थोड़ा काम था और चैन से गुजरती थी। अब 10 साल बाद अचानक तबादले की खबर आ गई। बड़ा रंज हुआ पर विवशता थी। बरेली को बिस्तर बंध गए और उधर से अम्मी को लेते गए। अम्मी तो बरेली में आकर रोने लगी। यहाँ वे आराम और अमन कहाँ। बस्ती में मकान किराए पर ले लिया था। सामने गली से नाली की बदबू आती थी। पीछे एक आटे की कल चलती रहती, उसका धुआं उड़ता रहता सिर पर। पास पड़ोस से जाने कैसे गलीज आदमी थे। औरतें सामने सामने खड़ी होकर लड़ती थी। शर्म हया किसी को छूना गई थी। शबनम ने एक कमरा अपना कर लिया था और उसी में दिन और रात पड़ी रहती। यहाँ वहाँ की सब बातें याद आती तो कलेजा टूटने लगता। हाय, वे दिन सपना हो गए। अक्सर उसे मोहनलाल की स्नेहकारिता याद आ जाती, उसका पढ़ाना याद आता तो रोने लगती। सोचती रहती, उसी दरवाजे वाली कोठरी में बैठे होंगे चुपचाप। क्या कभी उन्हें शबनम की याद आती होगी? चाहे याद करते हो कभी, चाहे ना भी। फिर रोने लगती। मोहनलाल उसके कौन है? कोई नहीं। अब उनसे कभी भेंट ना होगी, शायद कभी ना। जी बहुत छटपटाने लगता तो दीवान ले लेती और सब, किंतु अब सब कविताएं फीकी लगती। उसका दिल जाने कैसा हो गया था। रोना चाहती रहती हर समय। इस तरह दिन बीत रहे थे और दिन इस तरह बीतते गए। सप्ताह हुआ, महीना बीता और एक साल बीतने पर आ गया। जीवन जैसे हवा का झोंका है और अनजाने आता है और चला जाता है। मोहनलाल ने सब त्यागा, वह सब भूला। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रहा, परीक्षा और पढ़ना। जो कहीं पढ़ लिख कर वह कोई अच्छा पद पा सका तो सब दुख दूर हो जाएंगे। वास्तविक सुख और आनंद तो थे ही नहीं। अब उसने काल्पनिक भी छोड़ दिए। स्मृति का सुख बहुत सरल है, पर मोहनलाल ने उसे भी जाने दिया। वह सारे दिन मशीन की तरह लगा रहता, पढ़ता, ट्यूशन करता, खाता और बीच में रात के कुछ घंटे मौत के सन्नाटे की तरह निकल जाते। खां साहब का दिल ना माना। एक दिन अचानक चल खड़े हुए बरेली से। अम्मी ने याद दिलाई, फल लिए जाना उसके लिए। शबनम से बोली,
एक खत तो लिख दे, मेरी ओर से लिख, तू ऐसा बेरुमत बेटा निकलेगा कि मिलने ना आ सका। हंसकर खां साहब ने कहा, है क्या लिखवा रही हो? अम्मी बोली, तू न कर यही लिखवाऊंगी, उसने आखिर खत क्यों ना भेजा। अच्छा तो लिखो यही। और मोहनलाल के हाथ में फलों की टोकरी के साथ उसकी अम्मी की चिट्ठी पहुंची। खां साहब मिलने जुलने गए तो चिट्ठी पड़ी। ऊपर तो वही अम्मी की दी हुई प्यार की गालियों की बौछार थी और नीचे कोने में एक महीन हरफों में लिखा था, हम लोग आकाश में रहने वाले दो नक्षत्रों की तरह हैं जो कभी एक दूसरे को छू नहीं सकते। मोहनलाल की आंखों की कोरों से दो आंसू आए और अलग अलग नीचे छू गए। जाने कैसे कैसे परीक्षा सिर पर आ पहुंची। मोहनलाल तन बदन की सुधि भूलने लगा था। रात आंखों से निकल जाती, मुश्किल से कभी सोता था। उसे किसी भी तरह फर्स्ट क्लास लाना है, किसी भी तरह। इसी तरह उसने के जीवन की सारी सफलता निर्भर है। सोने के लिए बहुत तेरी रातें मिलेंगी, अभी मेहनत कर लो। झपकी आती तो मोहनलाल पानी से आंखें धो लेता, आंखें धोकर पढ़ता। कर्मशः पर्चे भी होने लगे। मोहनलाल को हर पर्चा ऐसा लगता मानो खेल है। हर पर्चे पर वह उछल पड़ता, कलम कागजों पर दौड़ती चली जाती और कॉपी का आखिरी पेज आ जाता। खुशी से स्थिर होकर बाहर निकलता, फिर अगला पर्चा तैयार करता। अंत में गणित का नंबर आया। पर्चा समय पर समाप्त होकर घंटी बज गई। लड़के बाहर निकले तो चेहरों पर उदासी और थकान अंकित थी। मोहनलाल की भी यही दशा थी और भी दयनीय दशा। कुल 8 प्रश्न आए थे जिनमें से 5 हल करने थे, लेकिन 5 तो शायद ही कोई कर पाया होगा, ऐसा कठिन पर्चा था। मोहनलाल ने फिर भी 4 किए थे जिनमें एक 12 नंबर वाला आवश्यक था और 3 7-7 के थे। मोहनलाल पर्चे की पीठ पर अपने उत्तर लिख आया था। एक सहपाठी दूसरे साथी से अपना उत्तर मिला रहा था। मोहनलाल उन्हीं के पीछे आ खड़ा हुआ। सहपाठी ने उस लड़के से पूछा, इस बारे वाले का क्या हल निकाला तुमने? इसे तो ठीक किया है, क्या जवाब आया? उसने बतलाया, x = -√2। मोहनलाल तो ने अपना उत्तर देखा तो उसे रोककर कहा, तुमने गलत किया है। साथी ने पूछा, कैसे? हिलाकर कहा, हरगिज नहीं, इनका देखो। और उसने साथी का उत्तर दिखाया, प्लस था। तीसरा लड़का एक और आ खड़ा हुआ, उसने भी वही उत्तर कहा। चौथे को देखा। अब तो मोहनलाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। परीक्षा तो समाप्त हो गई। खाना पीना और आराम लेना था, पर अब भर नींद सोना था। पर मोहनलाल को सब हराम हो गया। जाने पहचाने लड़कों से मिलता फिरा, सभी का उत्तर प्रायः वही था। और ज्यों त्यों वह साथियों से पूछने लगा, त्यों त्यों जी घबराता गया। प्रोफेसर शुक्ला गणित पढ़ाते थे और कोई उपाय न सूझा तो उनके पास दौड़ा, पर वे घर पर नहीं मिले। हार कर डेरे पर लौट आया। जाने कितनी रात नहीं सोया, पर आज नींद भी ना आ रही थी। वह अपने परिश्रम और अध्यवसाय को याद करने लगा जो व्यर्थ होता दिखता था। हाय, उसकी मेहनत का यही फल है। कष्ट से मोहनलाल रोने लगा। खाना खाने ना गया, बत्ती भी ना जलाई, खाट के मुंह में दिए सोया पड़ा रहा। रोते रोते जाने कब वह सो गया। चिंता ने पिंड ना छोड़ा। स्वप्न में देखा कि पर्चा बिल्कुल खराब हो गया है और चारों तरफ अंधकार छा गया। अंधकार का काला वसन पहने विरहणी प्रकृति नारी उनिंदी हो गई। दूर मोहल्ले में कोई पहरा दे रहा था, जागते रहो। मोहनलाल घबरा कर जग उठा, बत्ती जलाई, पर्चा निकाल कर देखा, क्या उसके सभी उत्तर गलत हो गए? जो कहीं सचमुच उसने गलत किया है तो सर्वनाश समझो, जीवन चौपट हो जाएगा। वह उन प्रश्नों को कॉपी उठाकर फिर से निकालने लगा जल्दी जल्दी। पहला सही निकला, दूसरा भी सही था, पर तीसरा ना मिला। सही उत्तर x+ था और x- उसके पर्चे पर नोट था। मोहनलाल का कलेजा धक धक करने लगा। आकुल होकर फिर उस प्रश्न का हल करने लगा। इस बार शायद प्लस आ जाए, परंतु माइनस आया। तब वह बार बार उसी को लिखने लगा और बार बार गलत उत्तर आता गया। यहाँ तक कि पूरब में पाँव फटने लगी और डालियों पर पंछी बोलने लगे। थक कर मोहनलाल खाट पर लुढ़क गया। एकाएक ख्याल आया, उसका वह 12 नंबर वाला प्रश्न भी गलत हो गया। तो बेचैनी चित्त को भेदने लगी। उठकर टहलने लगा। टहलते टहलते पेंसिल उठा ली और दीवार पर वह प्रश्न को लिखकर हल करने लगा। शायद सही हो, परंतु उत्तर में वही -+ आ गया। और सब लड़कों का प्लस है। प्लस माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस। और वह सवाल को फिर लिखकर निकालने लगा और हर बार -+ आता गया। लेकिन उससे कहीं पर गलती हो जाती और वह दीवार पर लिखता गया। न खाने की सिद्धि रही, न पीने की, बराबर यूं ही खड़ा था और दीवार पर किनारे किनारे लिखता चला आ रहा था। मोहनलाल को जैसे चेतना ना रही। एक बार खिड़की से बाहर झांक कर देखा, सूरज सिर से उतर गया पश्चिम में। बोला, अभी तो बहुत दिन है, अब तक निकाल लूंगा। और धीरे धीरे रात घिरती आई।
पर मोहनलाल अभी तक दीवार पर प्रश्न हल करता ही चला गया। किनारे किनारे अंधकार कोठरी में घुस आया, लेकिन मोहनलाल पेंसिल चलाता रहा। फिर एकाएक बड़े जोर से चिल्लाकर बोला, प्लस माइनस प्लस माइनस। अंधेरे में मोहनलाल बाहर को भागा। वह सारे विश्व को बतला देना चाहता था कि सवाल उसने हल कर लिया है। अंधेरे में दरवाजे की ओर भागा। किवाड़ भीतर से ही बंद थे, पर मोहनलाल को सुधि ना रही। वह किवाड़ों को हाथ से पीटने लगा और चिल्लाने लगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा भयंकर शोरगुल सुनकर पास पड़ोस के लोग भागे आए। मोहनलाल भीतर से किवाड़े पीट रहा था और चिल्लाता था, प्लस माइनस प्लस माइनस। मोहल्ले के लोग परेशान खड़े थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। क्या मामला है? क्या किसी ने बंद कर दिया है? क्या बक रहा है? एक आदमी दौड़कर टॉर्च ले आया। प्रकाश करके देखा, किवाड़ अंदर बाहर से बंद नहीं थे, किवाड़ भीतर से बंद थे। चिल्लाकर कहा, भीतर से किवाड़ खोले, पर मोहनलाल ने ना सुना। उसी तरह शोर मचाता रहा। तब कुछ लोग दौड़कर खिड़की पर गए। खिड़की खुली थी। लालटेन ऊपर को उठाई, टॉर्च की रोशनी भीतर फेंकी। सामने की दीवार पर टंगी जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर उस प्रकाश से आलोकित उठी। सहसा मोहनलाल चुप हो गया। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, आवाज लगाई। मोहनलाल ना बोला। इधर आइए भाई साहब, दूसरी आवाज दी। मोहनलाल ना बोला। वहीं खिड़की के पास दुबका खड़ा था और प्रकाश से आलोकित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर दृष्टि जमाया था। कहाँ गया? बेहोश हो गया क्या, या ना मर गया? आवाज दो तो। खिड़की के इस पास शोरगुल होने लगा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। मोहनलाल खिड़की पर आकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा जाने कैसा हो गया था। बाहर वालों की और फटी आंखों से देख, होठों पर उंगली रखकर उसने सबसे चुप हो जाने का संकेत किया। फिर लोहे की छड़ों पर मुंह रखकर फुसफुसाकर बोला, शोर न करो भाइयों, देखते नहीं पंडित जी बैठे हैं। और पीछे को घूमकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के पास पहुंचा। बड़ी श्रद्धा से उनके हाथ जोड़े, सिर नवाया। फिर वहीं तस्वीर की बगल की दीवार से सटकर खड़ा हो गया, सीना तनकर संतरी की तरह। अरे क्या पागल हो गया ना, शराब पिया है? अरे पागल हो गया, पागल बेचारा। फिर शोरगुल मचने लगा। फिर मोहनलाल सीना ताने बड़ी शान से धीरे धीरे कदम रखता हुआ खिड़की तक आया। मोहल्ले वालों की और आंखें तरेर कर उसने कहा, हट जाओ यहाँ से, देखते नहीं पंडित जी सवाल हल कर रहे हैं। और दौड़कर फिर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया, सीना ताने दीवार से सटकर।